हिम्मत मत हारना मेरे साथी, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उसे भी तो करके दिखाना है। ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है साहब, यहाँ अपने ही आशियाने कई बार छुप जाते हैं। हमारी मैयत में रोने वाले लोग भी हमारी तिरहुई में आकर पूरी गर्व मांगते हैं। जी हाँ साथियों, फिलहाल ये ज़माना बहुत ही अलग है और इस ज़माने में हमें अपने आप को अलग बनाने के लिए लगातार अलग अलग प्रयास करने की ज़रूरत है। जी हाँ, इसीलिए हम अपने कार्यदायित्व का बेहतर निर्वहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और तैयार रहना चाहते भी हैं। फिलहाल एक नया एपिसोड आपका इंतजार कर रहा है साथियों। हिंदी स्पेशल की सीरीज लगातार हम दौड़ा रहे हैं। फिलहाल आज इस एपिसोड में आपके लिए कुछ नया नहीं है तो कुछ पुराना भी नहीं है। यह बिल्कुल अलग होने वाला एपिसोड है जो आपके लिए बिल्कुल नया है। मतलब थोड़ा सा नया नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नया है और बहुत कुछ अलग है। इस माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर जांच पाएंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए आप अपने कार्यदायित्व का निर्वहन बेहतर कर पाएंगे। आइए साथियों, तो फिलहाल इस कंटेंट का एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर शुरुआत करते हैं और पूरी तरीके से जुड़ करके इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल हिंदी स्पेशल एपिसोड के क्रम में, जहां ये लगभग मैं अनुमानित बता रहा हूं आपको, लगभग ये 5वां या 6वां एपिसोड होने वाला है। फिलहाल जो भी है आपके क्रम में रहेगा। ये जो एपिसोड है 6वां एपिसोड है, इसमें आप आज स्पेशल रूप से स्वर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। स्वर के बारे में, स्वर होता क्या है, स्वर कहते किसे हैं, इन तमाम बातों पर पहले ही पर्दा हटा चुके हैं हम। कई बार इसके बारे में हम बाबत चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल आज की शुरुआत कुछ स्पेशल तरीके से आता है। आपके लिए जानना जरूरी है कि स्वर किसे कहते हैं। तो जहां हमें परिभाषा लिखने का वक्त नहीं है और हमारा मानना है कि आपके पास भी वो वक्त नहीं है, लेकिन सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये अपना संप्रेषण बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल जानिएगा स्वर किसे कहते हैं। स्वर वह होता है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। तो हमारे स्टूडेंट साथियों के मन मस्तिष्क में विचार आएगा तो क्या सर व्यंजन किसी का गुलाम होता है? नहीं, मैंने वो स्वतंत्रता और वो गुलामी की बात नहीं की है जो आपके मस्तिष्क में दौड़ रहा है। स्वतंत्र होने का तात्पर्य यहाँ इस बात से है कि मुझे किसी का सहारा नहीं लेना है। यानी मैं इस तरीके से हूं कि मुझे किसी का सहारा नहीं लेना है। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है साहब, यहाँ अपने ही आशियाने कई बार चुप जाते हैं। यहाँ सहारा मत लीजिए, अपना ही कार्यदायित्व बेहतर करिए, अपना कार्य क्षेत्र बेहतर करिए। सहारे अक्सर कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए सहारा कम बने। तो स्वर इसी प्रकार से आपको एक नई दिशा सिखाएगा कि मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं। मेरे उच्चारण करते समय, यानी हमारा जब आप उच्चारण करेंगे, कभी किसी अन्य का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। यानी उच्चारण जब हम स्वर का करते हैं, यानी स्वरों को जब हम बोलेंगे, तो हमें किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा इसका पर्पज क्या है, दूसरा उद्देश्य क्या है, या दूसरा इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। पहला तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र किस तरीके से, इस बात को हमने बता दिया। दूसरी बात, स्वर की मात्राएं लगती हैं। स्वर मात्राओं से जाना जाता है। मात्रा किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण का उच्चारण जितने समय तक आप करोगे वो समय ही क्या कहलाता है? मात्रा। यानी टाइम पीरियड ही हमारे वर्णमाला में मात्रा कहलाता है। किसी भी वर्ण का उच्चारण आप जैसा करते हैं वो मात्रा कहलाता है। फिलहाल ये परिभाषाएं हैं जिन्हें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो स्वर कुछ इसी तरीके से आयाम देगा, जबकि व्यंजन बिल्कुल स्वर का सहारा लेकर के ही बोला जा सकता है, अतः वह स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो फिलहाल हमारी परिभाषा हो गई। हमारा एग्जामिनर परिभाषा से ना ज्यादा पूछा है और ना ही ज्यादा पूछा जाने की संभावना हम रखते हैं। केवल बात यह है, वो पूछेगा कि स्वर की संख्या कितनी है, तो फिर आपको जवाब देने हैं। स्वर की कुल संख्या कितनी है, फिर आपको जवाब देने हैं। स्वर की मूल संख्या कितनी है, फिर आपको जवाब देने हैं। इसके पहले वाला एपिसोड संख्याओं के खेल पर आधारित था। मैंने आपसे वहां बात भी की। एग्जामिनर इस तरीके से संख्याओं संबंधी प्रश्न आपसे पूछेगा और हमने वहां पर पूरा विस्तार से उस बातों को बताने का भी प्रयास किया। फिलहाल आज पूरा दृष्टिकोण यहां पर है। देखिएगा, अगर स्वर की संख्या आपसे पूछी गई साथियों, केवल संख्या करके पूछेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 11, और जब वो कह दे कुल संख्या, तब आपका जवाब होना चाहिए 13।
अब आपका तुरंत मस्तिष्क यही आपसे जवाब करेगा और प्रश्न पूछेगा कि ऐसा क्यों। तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, दो ऐसे स्वर हैं अंक और आहा, जिन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह घोषित किया जा चुका है। अयोगवाह का मतलब हुआ कि आप किसी काम के नहीं हैं, ऐसा सोचना भी नहीं है। अयोगवाह का मतलब हुआ कि आपके अंदर कुछ अयोग्यता है, यानी वो योग्यता नहीं है जो स्वर की कैटेगरी में आपको ठीक ठाक बैठा पाए। जैसे समझना, एक पिता के पास कई संतानें, अर्थात 13 संतानें मान लो, एक पिता के पास 13 संतानें हैं, तो 13 संतानों का उस पारिवारिक हिस्से में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से उतनी ही जिम्मेवारी होगी और उतना ही हस्तक्षेप होगा कि नहीं होगा। यानी हर बेटे की भूमिका उस परिवार में बराबर होगी। फिलहाल अब समझिए, पिता कहता है इन 13 में से अगर किसी ने किसी का सहारा लिया तो वह मेरा बेटा नहीं माना जाएगा, वो मेरा बेटा नहीं माना जाएगा। हमारे घर का अपना रूल होगा, वो हमारा बेटा नहीं माना जाएगा, मैं उसे इस जायदाद से दखल कर दूंगा, यानी बेदखल कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो ऐसा पिता का कहना था। तो 13 संतानें इसकी और इन 13 में 11 संतानें ऐसी हैं जिसने अपने उच्चारण के दृष्टिकोण से किसी का सहारा नहीं लिया है। आप बोल करके देख सकते हैं, छोटा बड़ा छोटी, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी का सहारा ले रहे हैं। परंतु जब हम अंक और आहा के पास पहुंचते हैं तो अंक का उच्चारण करते समय हमारे मुखार बिंदु से का निकलता है और आहा का उच्चारण करते समय हमारे मुखार बिंदु से हा निकलता है। इससे पता चलता है कि हमारी इन दो संतानों में कहीं ना कहीं खोट है। और पिता जब ये बात जानता है कि ये तो व्यंजन से मुलाकात कर बैठे हैं, ये उसका सहारा ले बैठे हैं, पिता को ये बात गंवारा नहीं होती और पिता ने इन दोनों को ही घर से निकाल दिया। अतः ये अयोगवाह कहलाए। परंतु अब बताना, लेखपाल पैमाइश कर रहा था ग्राम सभा का, वो उसके घर पहुंचता है और पूछता है आपकी संतानों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है और संख्या कितनी है। पिता से जब ऐसे ही नॉर्मली कोई बात करेगा, नहीं मेरे लिए 11 ही मेरी संतानें हैं, तो संख्या तो 11 बता रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं कुल संतानों की बात करें, जो घर हैं जो बाहर भी हैं। तो जहां कुल संतानों की बात आई तो इन नालायकों को भी गिन लिया गया और इस वजह से कुल संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई। हमारी बातों को आप तक पहुंचाने में कोई दिक्कत मुझे लग रहा नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप हमारी बातों को बेहतर तरीके से आकलित कर पा रहे हैं साथियों। फिलहाल जैसा भी रहा, अब देखिए एक प्रश्न यहां से बनता है मानक संख्या का। हर प्रश्न पर हमारा दायित्व है और हर जगह हम आपको पहुंचाएंगे। मानक संख्या 10 है साथियों, ये दो तो पहले से गायब है, लेकिन मानक संख्या 10 क्यों मानी जा रही है? क्योंकि ध्यान देना, अब हमारे जीवन का जो शैली है ना, बहुत ही तेजी से बदल रहा है, बहुत ही तेजी से। पहले हमारी आदि भाषा संस्कृत थी, यानी हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, बहुत ही पहले की बात करूं, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता से निकल के आए, आर्य वगैरह आए, तो जहां एक वैदिक कालीन सभ्यता का जन्म हुआ, उस दौरान हमारी मूल भाषा, हमारी आदि भाषा जिसे हम कहते हैं, हमारी जननी भाषा जिसे कहते हैं, वो संस्कृत थी। और वहां पर री का बड़ा प्रयोग किया गया है। और सबसे ज्यादा महत्व रखने वाले उस समय जिनकी बात आज भी होती है, वो ऋषि ही थे। उनमें भी पहला वर्ण री ही था, तो री का बड़ा मायने रहा। लेकिन अब ये स्तर काफी ज्यादा घट गया, काफी ज्यादा। आज अब हम इस री के स्थान पर बहुतायत मात्रा में इसी री का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो यही फिर लिख करके काम चला रहे हैं। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं हमारी जो वो संस्कृति की दी हुई री थी, अब पूरी तरीके से एक विरासत के रूप में समेटती चली जा रही है या सिमटी चली जा रही है। हम उसे बहुतायत मात्रा में आगे लेकर नहीं जा पा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से ये मानक तौर पे माना जा रहा है कि आगे चल के ये पूरी तरीके से समाप्त माना जाएगा, और इसलिए मानक संख्या 10 होगी और जिसमें री को शामिल नहीं किया जाता है। अब ध्यान देना, अगर मूल स्वरों की बात आए साथियों, तो मूल स्वर केवल 4 होते हैं। ध्यान दे सकते हैं आप, माता पिता एक एक करके ही और संतानें 2 से 4 होती हैं, वो अलग बात है, इसी प्रकार समझ सकते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 है और इन्हीं के आधार पर पूरा हमारे स्वर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। छोटा और छोटा मिलकर के साथी बड़ा बना सकते हैं, छोटी मिलकर साथियों बड़ी बन जाती है। और इन्हीं से सारा कॉम्बिनेशन आप जब संधि करते हैं या संधि के बारे में जानते हैं तो वही फार्मूला सेट होता है। आ ई उ और री,
ये जो कॉम्बिनेशन हम आपको दे रहे हैं ये हमारे मूल स्वरों की संख्याएं हैं। अगर आप ध्यान दें, छोटा आ का बड़ा भाई है बड़ा, छोटी ई की बड़ी बहन है बड़ी, और छोटा ऊ का बड़ा भाई है बड़ा ऊ, तो ये जो है इन्हें मूल स्वर माना गया और इन्हीं के सहारे पूरा हमारा संधि विच्छेद स्वर संधि चलती है। आप देखते होंगे आ और ई मिला करके ए बन जाता है और आ और ऊ मिला करके ओ बन जाता है। फिलहाल ये जो कॉम्बिनेशन है इस माध्यम से हम इस बात को जान पाते हैं वाकई में इन्हें मूल स्वर क्यों कहा जाता है। फिलहाल ध्यान से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ें इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें अगर हम बहुत ही अच्छे ढंग से इस कंटेंट का मजा ले रहे हैं तब। देखिएगा, तो ये तो रहा एक डिफिनीशन मोटा मोटा कि किस तरीके से प्रश्न हमारे एग्जामिनर महोदय स्वर संबंधी पूछते हैं। साथियों, मूल स्वरों की संख्या 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें स्वर के प्रकार की, यहां तो ऐसा कहीं नहीं लिखा ना, लेकिन अब लिखूंगा। देखिएगा, एग्जामिनर कहेगा चलो अब ये बता दो आपकी स्वर के प्रकार कितने हैं। तो ऐसी दशा में देखना हम आपको कई प्रकार के प्रश्नों से अवगत करा रहे हैं। जैसा जैसा प्रश्न एग्जामिनर पूछता है, आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं, स्वर के प्रकारों की बात आए तो आपका जवाब होना चाहिए 3। आप कहोगे सर ये 3 क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जवाब पूरे मानक तौर पे हमारा हिंदी साहित्य से मानता है। स्वर के प्रकार अगर पूछेंगे तो 3 बताना। अब ये देखना, ये तो 3 बता ही दिया हमने, इसमें ह्रस्व दीर्घ और वही पुलुस शामिल होता है। इसी को हम मात्रा के आधार पर भी पहचानते हैं। देखिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर, ये दोनों बातें एक है साथियों, ध्यान देना। यानी ये 2 प्रश्नों के जवाब एक ही होने वाले हैं। तो मात्रा के आधार पर भी स्वर कितने हैं? 3, और वही स्वर है जो स्वर के प्रकार में पूछे जाएंगे। दोनों का उत्तर एक ही होगा, यानी प्रश्न एक है, ये मान के चले। देखिएगा, इसमें एक होता है हर्ष स्वर, इसका मतलब होता है छोटा, और एक होता है दीर्घ, और एक होता है साथियों प्लुत। बस इतना सा मामला है, इस पर भी चर्चा हुई है। देखिए, जो हर्ष स्वर है इसका मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। और दीर्घ का मतलब बड़ा। बड़े आराम से जब हर्ष का विलोम पूछा जाएगा तो दीर्घ बताना, और छोटे का विलोम पूछा जाएगा तो बड़ा बताना। ये सिस्टमेटिक ढंग है, और इसी तरीके से हमें जवाब देना होता है आगे चल करके अपने परिवेश में या एग्जाम के दृष्टिकोण से। हर्ष में देखिए कौन कौन आएंगे। छोटे में जिनको छोटा छोटा कहते हो उनको छोटा कह दो, आ ई ऊ, और एक जो अब मानक स्वर में नहीं गिने जाते हैं उनको भी शामिल करें। यानी हस्व स्वर छोटे, इसी को छोटा कहेंगे, हस्व कहेंगे। दीर्घ में देखना आपका बड़ा आ गया, यहाँ से शुरुआत कर लीजिए साथियों। बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, और इसके बाद ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। इसका मतलब है इनकी संख्या हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर 7 मिल रही है और इनकी संख्या हमारी स्क्रीन पर 4 मिल रही। कुल मिला जुला करके यही 11 स्वर हैं। फिर पुलुत के बारे में क्या सोचेंगे आप? पुलुत 8 इनकी संख्या मानी गई है। फिलहाल ये कोई बेहतर आंकड़ा नहीं है, लेकिन इनकी संख्या 8 मानी गई है। पुलुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें बहुत लंबा समय देना पड़ता है, दीर्घ समय जिसमें लगता है। जैसे आप कहते हैं राम, इस तरीके से आप बोलते हैं ओम। तो किसी स्वर का उच्चारण जब आप लंबे अंतराल तक करते हैं, जिसकी मात्रा को आप बहुत लंबा कर जाते हैं, इन्हें हम पुलुत कहते हैं। बस इतना समझें। तो इस स्क्रीन पर आपके लिए बस इतना ही काम काफ़ी होगा कि आप ये बात जान पाएंगे कि ये पुलुत स्वर के अंतर्गत क्यों आ रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं रही। तो हस्व, दीर्घ और पुलुत का मामला आपको समझ में आया है। यही स्वर के प्रकार, यही मात्रा के आधार पर भी स्वर के प्रकार हैं। देखना, इसी हस्व को हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और इसी दीर्घ को हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं साथियों। अब इस हिसाब से हमारा बच्चा ये जरूर कहेगा कि सर इसे त्रिमात्रिक कहते हैं। आप कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल कहिए। त्रिमात्रिक अगर विकल्प में नहीं मिला है तो इसे साथियों बहुमात्रिक कहिएगा। क्या कहिएगा? बहुमात्रिक स्वर कहिएगा। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार आपके सामने आ गए, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और बहुमात्रिक। इन्हें हम क्रमशः हस्व, दीर्घ और पुलुत के नाम से जानते हैं। इन्हें ही हम स्वर के प्रकार कहते हैं। इस हिसाब से हम ये बात जान पाए हैं कि कौन सा स्वर हस्व कहलाएगा, कौन सा दीर्घ और कौन सा पुलुत कहलाएगा। हमारा प्रश्न है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन क्या है, ऐसा प्रश्न बनाऊंगा। देखिएगा, आ, ई, उ और री कैसे स्वर हैं? विकल्प नंबर 1 मूल स्वर, विकल्प नंबर 2 एक मात्रिक स्वर, विकल्प नंबर 3 हस्व स्वर, विकल्प नंबर 4 ये सभी। जवाब बताइएगा।
तो आपका उत्तर होगा ये सभी। क्यों? क्योंकि यही स्वर है जिन्हें हम मूल कहते हैं, यही वो स्वर है जिन्हें हम ह्रस्व कहते हैं, और यही वो स्वर हैं जिन्हें हम एक मात्रिक भी कहते हैं। कितना प्यारा सा जवाब, कितने प्यारे से प्रश्नों के साथ हमने आपको देने का प्रयास किया। साथियों, फिलहाल यहाँ तक आपको मजा आया होगा। लाइन बढ़ाता हूं मैं। अगर देखना, एक बार पूछेगा मुख द्वार के आधार पर स्वर, मुख द्वार के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर, ये समझोगे आपकी क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत कुछ अलग लाए हैं आपके लिए। तो मुख द्वार के आधार पर स्वर का मतलब क्या हुआ कि कुछ स्वर ऐसे हैं जिनके बोलने पर हमारे मुख का द्वार अलग अलग प्रकार से खुलता है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। आप समझ पा रहे हैं ना? ये अलग अलग पर्याय हमारी हिंदी में हैं। जैसे हम कुछ स्वरों का जब उच्चारण कर रहे होते हैं ना, तो हम वहाँ मुख कुछ ज़्यादा खोलते हैं और किसी में कम खोलते हैं। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर ये है जिसमें हम अपने मुख को ज़्यादा खोल पाते हैं, कम खोल पाते हैं, इस तरीके से होता है, देखना। और ये पूछा भी जाता है। इसमें देखिए, एक को कहते हैं विवृत, विवृत स्वर। और आपका मन कहेगा कि जब तक ये जान नहीं पाओगे कि विवृत है क्या, तब तक आप बता नहीं पाओगे। विवृत का मतलब होता है ऐसा स्वर जिसमें हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलता है, अर्थात ये दरवाजा ज्यादा बड़ा होता है। तो आपको पता है, बड़ा जब आप कहते हो, अब इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि बड़ा आ ऐसा स्वर है जिसमें आपका मुंह पूरी तरीके से खुलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिएगा, अर्ध विवृत किसे कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर यानी जिसमें मुंह थोड़ा सा कम खुले, यानी खुले अपेक्षा की थोड़ा सा कम रहे। इसमें देखिएगा, आय आएगा और आपका औ आएगा। आप देख पाएंगे आए औ, जब ऐसा उच्चारण आप करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मुख आपका अपेक्षाकृत खुलता है, लेकिन पूरा नहीं खुलता है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें समृत की, समृत का मतलब होता है जहां ना के बराबर खुले, समृत, और एक होता है अर्ध समृत। अर्ध समृत, तो अर्ध समृत में आप याद रख सकते हैं साथियों, इसी के छोटे भाई यहाँ हैं, ए और ओ। ए और ओ यानी इसमें खुलता है, लेकिन थोड़ा बहुत खुलने का प्रयास, ए ओ, बहुत ज्यादा नहीं खुलता लेकिन खुलने का प्रयास करता है। और समृत में वो स्वर हैं जिनमें कुछ भी खुलने की चांस नहीं होती, ई, ऊ और री। आप देख पाएंगे इनमें कहाँ खुलने का वो चांस बनता है, यानी मुख, इसमें मुख द्वार बहुत ही कम खुलता है, या कहने सबसे कम किसमें खुलता है? समृत में। उससे ज्यादा अर्ध समृत में, और उससे ज्यादा अर्ध विवृत में, और सबसे ज्यादा विवृत में खुलता है। आसान है ना बात, ये समझ गए? तो मुख द्वार के आधार पर कुछ फार्मूला, यही सेटअप रहेगा साथियों, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, आपके एग्जामिनर महोदय इस बात को पूछते हैं, देखिएगा। और जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के अलग अलग भाग होंगे, के आधार पर, यानी किस स्वर में जिह्वा का कितना प्रयोग होता है उसके आधार पर। देखना, इसमें एक होता है अग्र स्वर, यानी जो जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, कोई बात नहीं है। और एक होता है मध्य स्वर, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा यही गया है, मध्य स्वर। एक होता है पश्च स्वर। अब देखिएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर का मतलब क्या है? आगे से बोलोगे तो अग्र हो जाएगा, जैसे छोटी याद करेंगे हम, बड़ी और ए और ए, इनका उच्चारण हम आगे से करते हैं, यानी जीवा के आगे वाले हिस्से से ई, ए और ए को बोलते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये अग्र स्वर है। लेकिन मध्य में कौन जाता है? छोटा आ, ध्यान देना, छोटा आ का उच्चारण हमेशा कहाँ से होता है? मध्य में होता है। बाकी जो बचे, तो साथियों जान सकते हो क्या क्या बचा है ना? बड़ा बचा है, आपको पता पूरा बड़ा है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है, ये सब कहाँ चले जाएंगे? ये पीछे चले जाएंगे, यानी इन स्वरों को हम पश्च कहेंगे। तो हमें याद कितना करना, बस इतना, किसे अग्र कहते हैं और किसे मध्य कहते हैं, इससे हमारा काम चल जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, निम्न में से कौन सा अग्र स्वर का है और निम्न में से कौन सा पश्च स्वर का है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई साथियों? अगर हम बात करें ओंठ के आधार पर, देखिए ओंठ के आधार पर या होंठ के आधार पर, जैसा भी लिखा हो, ओंठ के आधार पर या होंठ के आधार पर, ये चीज देखना। अगर हमें ओंठ के आधार पर बताना है तो क्या कहेंगे? इसमें देखिए साथियों, एक होता वर्तुल, ये बहुत खास मैं प्रश्न आपके लिए लाया हूं। वर्तुल स्वर किसे कहते हैं? वर्तुल स्वर का मतलब होता है जिसमें हमारा ओंठ लगभग गोल जैसी संरचना बना रहा हो, ज्यादा मात्रा में, यानी एक वृत्त जैसा संरचना बनाने का प्रयास कर रहा हो, बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन बना रहा हो। जैसे छोटा ऊ बोल के देखो आप, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो ऐसा लगेगा कि आपका जो मुख है ये थोड़ा सा ओंठ का जो आकार, जो एरिया है वो थोड़ा सा गोलाकार बनने का प्रयास कर रहा है। तो इस हिसाब से हम यहाँ बात करेंगे तो छोटा ऊ आ जाएगा, और आपका
बड़ा ऊ आ जाएगा, आप ध्यान दीजिए तो ओ भी यहीं आएगा, और आप और भी ध्यान दीजिए तो औ भी आएगा। ये वर्तुल हैं साथियों। और अगर हम अर्धवर्तुल की बात करें, अर्धवर्तुल की बात करें तो अर्धवर्तुल में केवल एक आप याद रखेंगे बड़ा, और ये देखिए अवर्तुल। अवर्तुल इसका मतलब जिसमें बिल्कुल होंठ गोलाकार नहीं बनता है और उसमें बचे हुए स्वर लिख सकते हैं। बचे हुए स्वर क्या हैं? अवर्तुल हैं। यानी फिर से हमें यही ध्यान देना है, वर्तुल स्वर 4 हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, और अर्धवर्तुल कौन है? और ये बड़ा आपका है। इस तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं। क्लियर है ना? तो इन तमाम प्रकार के प्रश्नों से आपको मैंने अवगत करा दिया जो स्वर संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपसे कभी कभार एक बात और पूछा जाता है और मैं उस पर भी चर्चा कर ही देता हूं। संयुक्त स्वर की बात आती होगी, कई बार ऐसे प्रश्न आपसे आते होंगे। तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है साथियों, ध्यान देना, और संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 है। और इसमें ये चीज क्लियर कर दूं मैं कि आपसे पूछा जाएगा ए, आपसे पूछा जाएगा ओ और औ। ये 4 ऐसे हैं जिन्हें हम संयुक्त कहते हैं, ए, ओ और औ। ए किससे मिलता है? आ और ई से। आ और ई से ए मिल गया, और इसी आ और ए से फिर ए बन जाता है। ध्यान देना, आ और ऊ से क्या बनता है? आ और ऊ से ओ बनता है, और इसी फिर आ और ओ से औ बन जाता है। स्पेशल तरीका है, ये संधि में भी हम देख पाते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मुलाकात नए एपिसोड में होगी। स्वर संबंधी तमाम बातों पर हम पर्दा हटा चुके हैं। आगे वाली सीरीज में हम आपका पुनः स्वागत करेंगे, और फिलहाल वहाँ बिल्कुल इसी तरीके से एक नए अंदाज में हम आपसे मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे। आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, नोटबुक पर अपना लोहा मनवा सकते हैं और परीक्षा में जाकर के अपने आप को साबित कर सकते हैं। फिलहाल हमारी मुलाकात अब नए एपिसोड में होगी। शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। अब मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।